हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, कल हमने AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स हमने शुरू किया था और इनिशियल मेजरमेंट का केस बेटा हमने देखा था। आज हम करेंगे बच्चे सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। और मेरे साथ साथ जो आपने कल चार्ट बनाया था ना, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट का, उसमें सब्सीक्वेंट मेजरमेंट पे आओ। बेटा सब्सीक्वेंट मेजरमेंट कौन सी डेट पे होता है? बैलेंस शीट डेट पे। अब सब्सीक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगा वो डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स आपके पास हैं वो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, या फिर जो इन्वेस्टमेंट्स आपके पास हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो सब्सीक्वेंट मेजरमेंट अल्टीमेटली डिपेंड किस पे करेगा? इन्वेस्टमेंट्स करंट नेचर की हैं या लॉन्ग टर्म है बेटा। ठीक है, लिखो फिर समझना शुरू करते बेटे। और ना इसके नीचे बच्चे नोट नंबर 4 लिखना, करंट इन्वेस्टमेंट्स के नीचे नोट नंबर 4। ठीक है, आ जाओ बेटा मेरे साथ साथ। नोट नंबर 4, देखो बेटा, नोट नंबर 4, करंट इन्वेस्टमेंट्स। बेटा पहले ना ये बात समझना कि बच्चे करंट इन्वेस्टमेंट्स होती क्या है। व्हाट आर करंट इन्वेस्टमेंट्स? तो बेटा अगर कोई इन्वेस्टमेंट दो शर्तों को सेटिस्फाई कर लेना बेटा, अगर कोई इन्वेस्टमेंट दो शर्तों को सेटिस्फाई कर ले तो वो बेटा आपकी करंट इन्वेस्टमेंट्स कहलाती है। कौन सी दो शर्तें? पहली शर्त है बेटा, इट मस्ट बी रेडिली रियलाइजेबल। इट मस्ट बी रेडिली रियलाइजेबल। बेटा क्या मतलब हुआ? लिखो, इट मस्ट बी रेडिली रियलाइजेबल। बेटा इसका मतलब पता क्या हुआ? रेडिली रियलाइजेबल का मतलब क्या हुआ? मतलब बेटा करंट इन्वेस्टमेंट्स वो होती हैं जिन्हें मार्केट में जब बेचना चाहो ना, जिन्हें मार्केट में जब आप बेचना चाहो आप आसानी से उन्हें मार्केट में बेच सकते हो। करंट इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिन्हें आप मार्केट में जब भी बेचना चाहो आप आसानी से उन्हें मार्केट में बेच सकते हो। जैसे बेटा शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं बेटा? करंट इन्वेस्टमेंट्स। क्यों? क्योंकि बेटा इन्हें जब मर्जी आप मार्केट में बेचना चाहो आप इन्हें आसानी से मार्केट में बेच सकते हो। लेकिन बेटा लैंड एंड बिल्डिंग, बेटा लैंड एंड बिल्डिंग इजीली रेडिली रियलाइजेबल नहीं होता है। उसे जब मार्केट में बेचना चाहो क्या वो बिक जाएगा? ऐसा नहीं होता है बेटा। लैंड और बिल्डिंग को बेचने में लगता है समय। इसलिए बेटा हम लैंड और बिल्डिंग को रेडिली रियलाइजेबल नहीं कह सकते, करंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं कह सकते। तो मैंने क्या कहा बेटा? जैसे बेटा जैसे शेयर्स होते हैं या डिबेंचर्स होते हैं बेटा या बॉन्ड्स होते हैं, क्या ये बेटा मार्केट में आसानी से बेचे जा सकते हैं? हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन क्या लैंड एंड बिल्डिंग क्या रेडिली रियलाइजेबल होता है? क्या उसे मार्केट में आसानी से बेचा जा सकता है? नहीं बेटा। इसीलिए बच्चे हम लैंड और बिल्डिंग को ना
करंट इन्वेस्टमेंट्स क्लासिफाई नहीं कर सकते। हाँ, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स को हम करंट इन्वेस्टमेंट्स क्लासिफाई कर सकते हैं। बेटा अभी ना एक शर्त और है, एक शर्त और है, इंटेंशन must be to hold, intention must be to hold investment for up to, for not more than 1 year, for not more than 1 year। 1 year कहां से बेटा? फ्रॉम डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सुनो बेटा, कॉपी करो पहले। बेटा उन्होंने ना अब अगली बात क्या कही है, उन्होंने कहा करंट इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिनको होल्ड करने का इंटेंशन, जिनको होल्ड करने का इंटेंशन हमारा 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं होता है। यानी आप करंट इन्वेस्टमेंट्स को चाहो तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी कह सकते हो, क्योंकि हमारा इंटेंशन इनको होल्ड करने का होता है फॉर अप टू 1 ईयर। अगर मेरा इंटेंशन किसी इन्वेस्टमेंट को 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड करने का है ना, तो याद रखना बेटा वो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या लैंड और बिल्डिंग रेडिली रियलाइजेबल होता है? क्या मार्केट में आसानी से बेचा जा सकता है क्या? नहीं बेटा। क्या लैंड और बिल्डिंग को होल्ड करने का इंटेंशन 1 साल से ज्यादा होता है या 1 साल से कम होता है? नॉर्मल केसेस में बेटा आप लैंड और बिल्डिंग जब खरीदते हो तो आपको आपका इंटेंशन उसको होल्ड करने का 1 साल से ज्यादा के लिए होता है। इसलिए बेटा हम लैंड और बिल्डिंग को करंट इन्वेस्टमेंट्स जनरली क्लासिफाई नहीं करते हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो शेयर्स मार्केट में रेडिली रियलाइजेबल होते हैं, उन्हें मार्केट में आसानी से बेचा जा सकता है। और दूसरी बात, उनको होल्ड करने का इंटेंशन 1 साल से ज्यादा होता है या 1 साल से कम होता है? बेटा 1 साल से ज्यादा भी हो सकता है, 1 साल से कम भी हो सकता है। अगर आपका इंटेंशन 1 साल से कम के लिए होल्ड करने का है तो बेटा याद रखना, याद रखना करंट इन्वेस्टमेंट्स है। और अगर आपका इंटेंशन शेयर्स को 4-5 साल के लिए होल्ड करने का है बेटा, तो फिर शेयर्स आपके बनेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो दो शर्तें आपको सेटिस्फाई करनी है इन ऑर्डर टू क्लासिफाई एन इन्वेस्टमेंट एज करंट इन्वेस्टमेंट। पहली शर्त रेडिली रियलाइजेबल होना चाहिए, मतलब मार्केट में आसानी से बेचा जा सके। और दूसरी बात, आपका इंटेंशन उसको होल्ड करने का होना चाहिए फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड करने का इंटेंशन नहीं होना चाहिए। बेटा अगर ये दो शर्तें सेटिस्फाई होती हैं ना, तो आप इन्वेस्टमेंट्स को क्या कह सकते हो? करंट इन्वेस्टमेंट्स। कॉपी करो बेटा, फिर आगे चलते हैं। चलो समझ आया बेटा व्हाट आर करंट इन्वेस्टमेंट्स। चलो अब अगली बात मैं करता हूं, करंट इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन कैसे होगा बेटा? करंट इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन कैसे होगा? तो बेटा करंट इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन होगा एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू ऑब्लिक फेयर वैल्यू, विच एवर इज लेस। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन किस पे होगा बेटा? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू यानी फेयर वैल्यू,
दोनों में से जो भी लेस है। ठीक है, अभी कॉपी करो बेटा, फिर समझते हैं। समझ आया बेटा? और मैं आपको एक एग्जांपल लिखवाता हूं बेटा, फिर कुछ और बातें बताऊंगा आपको। एग्जांपल लिखो बेटा। बेटा ये जो एक कंपनी है ए लिमिटेड, आपको पता ही है बेटा किस बिजनेस में है? ये स्पेक्यूलेशन बिजनेस में है। ए लिमिटेड जो है, इट इज इनटू स्पेक्यूलेशन बिजनेस। ए लिमिटेड आपकी स्पेक्यूलेशन बिजनेस में है। मतलब बेटा इसका काम ही क्या है? ये शेयर्स वगैरह मार्केट से परचेज करती है, और उन्हीं शेयर्स की आगे मार्केट में क्या कर देती है? सेल। और अगर आपको याद हो तो मैंने कल बताया था बेटा, जिसका बिजनेस ही सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स का है, उसके लिए शेयर्स बेटा इन्वेस्टमेंट नहीं बनती। सॉरी, उसके लिए शेयर्स स्टॉक नहीं बनता। इंस्टेड उसके लिए शेयर्स करंट इन्वेस्टमेंट्स मानी जाती हैं एज पर AS 13। तो अब सुनो, यहां पर लिखो। अच्छा, ए लिमिटेड ने बेटा, ए लिमिटेड ने बचे एक्स लिमिटेड के, ए लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड के परचेज करे थे 1000 शेयर्स। 1000 शेयर्स परचेज करे थे 15 लाख रुपीस के। 15 लाख रुपए के ये शेयर्स उसने क्या करे थे? परचेज। ठीक है बेटा, ये शेयर्स ना, ये शेयर्स अभी बिके नहीं है। ये शेयर्स अभी बिके नहीं है। बैलेंस शीट डेट पे ये शेयर्स क्या करते हैं? एग्जिस्ट। अब लिखो, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इन एक्स लिमिटेड ऑन बैलेंस शीट डेट इज ₹13 लाख। तो इन शेयर्स की मार्केट वैल्यू बैलेंस शीट डेट पे बेटा कितनी है? 13 लाख रुपए की है। बात बताओ बेटा, समझ आई? ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ पहले, अब मुझे एक बात बताओ, ए लिमिटेड के लिए ये इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म है या बेटा करंट इन्वेस्टमेंट्स है? करंट इन्वेस्टमेंट्स है। क्यों बेटा? पहली शर्त, शेयर्स हैं, शेयर्स आर रेडिली रियलाइजेबल इन द मार्केट। और दूसरी बात, क्योंकि आपका बिजनेस ही शेयर्स को खरीदने बेचने का है, तो आपका इंटेंशन इनको होल्ड करने का होता है फॉर लेस देन 1 ईयर। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स ये हैं, और करंट इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन होगा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू यानी फेयर वैल्यू, दोनों में से जो भी लोअर है। कॉस्ट इन शेयर्स की है 15 लाख, मार्केट वैल्यू इन शेयर्स की है 13 लाख, दोनों में से जो भी लोअर है। तो बताओ कि बेटा आप इन इन्वेस्टमेंट्स को वैल्यू कितने पे करोगे? आप इन इन्वेस्टमेंट्स को 13 लाख पे वैल्यू करोगे, विच एवर इज लोअर। लो बच्चे, तो आप इन्वेस्टमेंट्स को कितने पे वैल्यू करोगे? 13 लाख पे। अभी एक बात आपसे और पूछूंगा बेटा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ बेटा, मैंने इन्वेस्टमेंट्स मार्केट से खरीदी थी 15 लाख की, और साल के एंड में इनकी वैल्यू हो गई 13 लाख। मतलब इन्वेस्टमेंट्स में आ गया डिक्लाइन। तो यहां पर लिखना, डिक्लाइन आ गया है इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कितने की खरीदी थी? 15 लाख की। कितने रुपए का डिक्लाइन आ गया बेटा? 2 लाख रुपए का डिक्लाइन आ गया इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में 2 लाख रुपए का डिक्लाइन आ गया,
लॉस है बेटा, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ आई? और बेटा अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाऊं डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की, तो मुझे बताओ बेटा ये 2 लाख आपके बिजनेस का क्या है? लॉस। लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा और बचे इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट क्रेडिट होगा 2 लाख। तो ये आपका डिक्लाइन आ गया इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये तो बेटा हम, अगर आपको याद हो तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स चैप्टर में भी हम करते थे ये चीजें। तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में बेटा क्या आ गया? डिक्लाइन। कॉपी करो बेटा। अभी एक बात आपसे और करनी है। आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में डिक्लाइन आ गया, करंट इन्वेस्टमेंट्स का कर रहे हैं अभी। अब बेटा अब एक चीज और, अब क्या हुआ? ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट 15 लाख से गिर के 13 लाख की हो गई। अब लिखना सब्सीक्वेंटली, सब्सीक्वेंटली देयर इज एन इंक्रीज इन, subsequently there is an increase in value of current investments। subsequently फ्यूचर में बेटा जाके एग्जांपल के तौर पे आपकी करंट इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में क्या आ गया? इंक्रीज। पॉइंट बताओ क्लियर? ठीक है। सपोज बेटा, सपोज फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू बढ़ के हो गई से 14.5 लाख रुपए, 14,50,000। आपके शेयर्स की फेयर वैल्यू बढ़ के हो गई 14.5 लाख। बेटा 15 लाख से गिरी थी 13 लाख पे, अब 13 लाख से बढ़ के 14.5 लाख हो गई। ठीक है। तो बेटा अब उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा अगर सब्सीक्वेंटली आपके इन्वेस्टमेंट्स की फेयर वैल्यू में इंक्रीज आता है ना, तो बेटा यू विल रिकॉग्नाइज इट एज योर प्रॉफिट। पता है कितना प्रॉफिट आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो बेटा? जितने का आपने इनिशियली लॉस रिकॉग्नाइज किया था ना। बेटा मेरे को बताओ इनिशियली मैंने कितने का लॉस रिकॉग्नाइज किया था? 2 लाख का। तो AS13 कहता है अगर फ्यूचर में आपके फेयर वैल्यू में इंक्रीज आता है अप टू ₹2 लाख, तो आप उस प्रॉफिट को अपने पीएल में रिकॉग्नाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी फेयर वैल्यू में इंक्रीज आता है बाय अमाउंट मोर देन 2 लाख, तो एनी एक्सेस ओवर 2 लाख इज टू बी इग्नोर्ड। मेरी बात सुनो, उन्होंने कहा पहले जब आपकी फेयर वैल्यू में डिक्लाइन आया था तो आपको 2 लाख रुपए का क्या हुआ था? लॉस। अब फ्यूचर में अगर फेयर वैल्यू में इंक्रीज आता है 2 लाख रुपए तक का, तो आप उस 2 लाख को पीएल में क्रेडिट कर सकते हो। भैया एक बात बताओ, जब डिक्लाइन आया था तो पीएल को डेबिट करा था, जब इंक्रीज आएगा तो पीएल को क्रेडिट करूंगा। कितने से? 2 लाख से। लेकिन अगर फेयर वैल्यू में 2 लाख से ज्यादा का इंक्रीज आता है, सपोज आपकी फेयर वैल्यू 13 लाख हो गई थी, 13 लाख से बढ़ के 15.5 लाख हो गई, तो बेटा उन्होंने कहा 2.5 लाख का इंक्रीज आ गया, आप 2.5 लाख का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। आप मैक्सिमम प्रॉफिट उतना ही रिकॉग्नाइज कर पाओगे जितने का लॉस आपने इनिशियली रिकॉग्नाइज किया था। तो मैंने कितना लॉस रिकॉग्नाइज किया था? 2 लाख। तो सब्सीक्वेंटली बेटा मैं प्रॉफिट भी कितना रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा? मैक्सिमम अप टू 2 लाख। तो मेरे को एक बात बताओ, 15 लाख से 13 लाख हुई बेटा, 13 लाख से बढ़ के 14.5 लाख, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 1.5 लाख का। करो बेटा जर्नल एंट्री बनाओ, क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, और प्रॉफिट हो रहा है ना तो पीएल को क्रेडिट कर दो। कितने का प्रॉफिट बेटा?
1.5 लाख का। और बताओगे बेटा मैं कितने का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर सकता हूं मैक्सिमम? मैक्सिमम बताना बेटा। मैक्सिमम प्रॉफिट आप उतना ही रिकॉग्नाइज कर पाओगे जितना आपने इनिशियली लॉस रिकॉग्नाइज किया था। क्योंकि बेटा लॉस आपने 2 लाख का रिकॉग्नाइज किया था, तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट आप कितना रिकॉग्नाइज कर पाओगे बेटा? 2 लाख का। तो यहां पर लिखना एनी प्रॉफिट ओवर एंड अबव ₹2 lakh shall be ignored. Any profit over and above ₹2 lakh shall be ignored. तो अगर मेरे को फ्यूचर में 2 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट होता है तो वो बेटा इग्नोर हो जाएगा। Any profit over and above 2 lakh shall be ignored. लो बच्चे, ठीक है। तो इनिशियली डिक्लाइन आया, ठीक है, तो मैंने बेटा इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। सब्सिक्वेंटली अगर इंक्रीज आता है तो मैं इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को बढ़ा दूंगा, लेकिन उतने से ही बढ़ा पाऊंगा जितने से इन्वेस्टमेंट्स को पहले कम किया था, ठीक है। उससे ज्यादा से आप इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज नहीं कर पाओगे बेटा। प्रूडेंट बेसिस है। प्रॉफिट्स कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन एन अर्ली बेसिस। बेटा ये प्रॉफिट तो आपने इसलिए रिकॉग्नाइज कर लिया क्योंकि आपने इतने का लॉस पहले रिकॉग्नाइज किया था। तो लॉ कहता है जितना पहले लॉस बुक किया उतने तक का प्रॉफिट हम आपको बुक करने दे सकते हैं। उससे ज्यादा का प्रॉफिट अगर हो रहा है तो वो आप बुक नहीं कर पाओगे। कॉपी कर लो बेटे। तो ये बेटा आपका ट्रीटमेंट था करंट इन्वेस्टमेंट्स का। एक बेटा मैं नोट आपको और लिखवा दूं, जो वैसे नई बात नहीं है, आपने करा हुआ है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज टू बी डन ऑन एन valuation of investments is to be done on an individual basis। बेटा इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन एग्रीगेट नहीं होता है, इंडिविजुअल बेसिस पे होता है। याद करो, स्टॉक में बताया था आपको AS2 में कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर था ना, मैंने कहा था इंडिविजुअल बेसिस पे करना है। एग्जांपल लिखो एक। बेटा मेरे पास ना 3 कंपनीज की इन्वेस्टमेंट्स हैं। मेरे पास 3 कंपनीज की इन्वेस्टमेंट्स हैं, ए, बी और सी। तीनों की कॉस्ट दे रखी है, तीनों की मार्केट वैल्यू आपको दे रखी है। कॉस्ट है 15, 10, 12 और मार्केट वैल्यू है 14, 15, 9। तो उन्होंने कहा था इन्वेस्टमेंट्स का, करंट इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन होगा कॉस्ट पे, एडअप करो कितना आता है 25 और 12 37, और मार्केट वैल्यू 38, दोनों में से विच एवर इज लेस। तो 37 पे करोगे? नहीं बेटा, ये इंडिविजुअल बेसिस पे होता है, हर का अलग अलग करना। तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर 14, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर 10, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर 9। तो ये आएगा बेटा 33। तो ये होगी आपकी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हमेशा बेटा इंडिविजुअल बेसिस पे होता है, एग्रीगेट बेसिस पे नहीं होता है बेटा, इंडिविजुअल बेसिस पे। कॉपी कर लो बेटे। समझ आया बेटा पूरा करंट इन्वेस्टमेंट्स का केस? ठीक है, आओ बेटा। ये तो हो गए बच्चे आपकी करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब लिखो नोट नंबर 5,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का बेटा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में लिखो नोट नंबर 5। चलो बेटा, और मेरे साथ साथ आ जाओ नोट नंबर 5 पे। सिंपल है बेटा, देखो नोट 5। अब हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ, हेडिंग लिखना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा बेटा, AS13 ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को डिफाइन कैसे किया है बेटा? उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट्स अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो उन्होंने कहा है इन्वेस्टमेंट्स अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। मतलब बेटा अगर मैं आपसे पूछूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, तो आप कहोगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वो होती हैं जो मार्केट में रेडिली रियलाइजेबल नहीं होती हैं, जिन्हें मार्केट में आसानी से बेचा नहीं जा सकता, ठीक है, और जिनकी लाइफ या मैं बोलूं जिनको होल्ड करने का इंटेंशन 1 साल से ज्यादा होता है। तो अगर मैं पूछूं बेटा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कौन सी हैं जो पहली बात मार्केट में रेडिली रियलाइजेबल नहीं है, उन्हें आसानी से मार्केट में बेचा नहीं जा सकता, रेडिली रियलाइजेबल नहीं है, और दूसरी बात उनको होल्ड करने का इंटेंशन होता है 1 साल से ज्यादा के लिए। इसीलिए बेटा हम जनरली लैंड एंड बिल्डिंग्स को ना क्लासिफाई करते हैं एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि वो मार्केट में रेडिली रियलाइजेबल नहीं होती हैं और जनरली उनको होल्ड करने का इंटेंशन 1 साल से ज्यादा का होता है। कॉपी करो बेटा पहले। बेटा अगर मैं आपसे बात करूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के वैल्यूएशन की, तो बेटा एक बात याद रखना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन एट कॉस्ट होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन बेटा कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे नहीं होता है, कॉस्ट पे होता है, ठीक है। लेकिन बेटा इस रूल का बेटा एक एक्सेप्शन है, इस रूल का एक एक्सेप्शन है। सुनना ध्यान से, ध्यान से देखना बेटा। यहां पर लिखो टेम्पररी डिक्लाइन, और यहां पर लिखना परमानेंट डिक्लाइन। टेम्पररी डिक्लाइन और परमानेंट डिक्लाइन बेटा इंपॉर्टेंट बात है ये जो मैं बताऊंगा आपको। लिख लो पहले। बेटा अब उन्होंने पता है क्या कहा, अगर तो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू में टेम्पररी डिक्लाइन है, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग है बेटा, टेम्पररी डिक्लाइन है, उस केस में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ
long term investments should be made at cost. तो अगर तो आपके इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू में बेटा टेम्पररी डिक्लाइन है, फॉर द टाइम बीइंग है बेटा, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को किस पे वैल्यू करोगे? कॉस्ट पे वैल्यू करोगे, जैसे नॉर्मली आप करते हो। लेकिन अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में परमानेंट डिक्लाइन आ रहा है बेटा, हमें यह लगता है कि यह डिक्लाइन परमानेंट है, तो उस केस में बेटा वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स should be made same as करंट इन्वेस्टमेंट्स। बिल्कुल सेम बेटा। सेम कैसे? जैसे करंट इन्वेस्टमेंट्स का करते हो। अगर आपको लगता है आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू में परमानेंट डिक्लाइन आ रहा है बेटा, तो उस केस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन वैसे ही करोगे जैसे करंट इन्वेस्टमेंट्स का करते थे। और करंट इन्वेस्टमेंट्स का कैसे करते थे बेटा? कॉस्ट और फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर, लोअर पे करोगे। और जो डिक्लाइन आ रहा है इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, दैट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फ्यूचर में सब्सिक्वेंटली अगर इंक्रीज आता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में, तो उस केस में वो प्रॉफिट भी कहां जाएगा? पीएल में, बट अप टू द मैक्सिमम ऑफ जितना लॉस आपने पीएल में बुक किया था। याद आया मेरे ख्याल से? मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, मैंने क्या कहा? अगर आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू में परमानेंट डिक्लाइन आ रहा है, आपको लगता है यह डिक्लाइन परमानेंट रहने वाला है, तो उस केस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को वैसे ही वैल्यू करना जैसे करंट इन्वेस्टमेंट्स करते हो, मतलब कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो फेयर वैल्यू पे कर देना। ठीक है, अब सुनो, जो डिफरेंस आ रहा है भाई, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में डिक्लाइन आ गया ना, ठीक है, तो वो डिफरेंस कहां जाएगा? पीएल में। और सब्सिक्वेंटली अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू में इंक्रीज आता है, तो वो प्रॉफिट भी कहां जाएगा? पीएल में। लेकिन पीएल में उतना ही प्रॉफिट जाएगा जितना लॉस आपने पीएल में इनिशियली बुक किया था। बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे करंट इन्वेस्टमेंट्स का किया। अगर परमानेंट डिक्लाइन आता है तो, नहीं तो बेटा कॉस्ट पे ही होगा। तो ये वो एक्सेप्शन है। लो बेटा, कॉपी करो इसे। बेटा क्वेश्चंस करेंगे अभी इसके। तो ये आपके बच्चे हो गई सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट्स का भी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का भी। चलो अब कुछ छोटी छोटी बातें इस एएस में हमारी रहती है, वो करते हैं। देखो बेटा, एक दो छोटी छोटी बातें, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। और मेरे साथ साथ अगली हेडिंग अब लिखो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है बेटा, सिंपल बात है। सुनो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। बेटा वैसे पता है AS13 क्या कहता है बेटा? बेटा AS13 कहता है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स की सेल पे कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो वो प्रॉफिट और लॉस बेटा कहां पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा वो प्रॉफिट और लॉस। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स की सेल पे कोई प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट बेटा कहां पर जाएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है, फिर बेटा एक बात ना AS13 ने और कही है, और AS13 ने कहा है, AS13 ने कहा है कि प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल निकालने के लिए प्रेफरेबली
AS13 कहता है प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए प्रेफरेबली कौन सा मेथड यूज करना? वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड यूज करना फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। प्रेफरेबली यूज करने को वैसे तो आप फीफो भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रेफरेबली कौन सा मेथड यूज करना? वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। लो बेटा कॉपी करो। फिर एक लास्ट छोटी सी बात, फिर बेटा क्वेश्चंस करेंगे। कॉपी कर लो। करें बच्चे? आ जाओ। एक इंपॉर्टेंट बात बेटा और लिखवा रहा हूं आपको, लिखना बेटा हेडिंग री क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। reclassification of investments। लॉन्ग टर्म टू करंट इन्वेस्टमेंट, आप लोग पूरा लिखना, लॉन्ग टर्म टू करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बेटा मुझे एक लॉजिकल बात बताओ, आपने इनिशियली सोचा था कि हम लॉन्ग टर्म हम इन्वेस्टमेंट्स को एक साल से ज्यादा के लिए होल्ड करके रखेंगे, ये हमने इनिशियली सोचा था, इंटेंशन मेरा ये था। लेकिन हो सकता है ना बेटा आपके इंटेंशन में फ्यूचर में क्या आ जाए, चेंज आ जाए। मतलब पहले आपने सोचा था कि आप इन्वेस्टमेंट्स को एक साल से ज्यादा के लिए होल्ड करके रखोगे, अब आप इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करना चाहते हो एक साल से कम के लिए। तो बेटा इसे कहते हैं हम रिक्लासिफिकेशन। तो पहले मैंने इन्वेस्टमेंट्स को क्लासिफाई किया था एज लॉन्ग टर्म, नाउ आई वांट टू रिक्लासिफाई इट एज करंट इन्वेस्टमेंट। सेम बेटा, आपने सोचा था कि आप इन इन्वेस्टमेंट्स को एक साल से कम के लिए होल्ड करके रखोगे, अब आप उसे होल्ड करना चाहते हो एक साल से ज्यादा के लिए। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट्स को इनिशियली क्लासिफाई किया था एज करंट इन्वेस्टमेंट, और अब आप उसे रिक्लासिफाई करना चाहते हो एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या कर सकते हो बेटा? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिख लो, इतना लिख लो। तो इसमें लिखना रिक्लासिफिकेशन शुड बी, या फिर ऐसे लिखना इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी वैल्यूड, इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट, दोनों में से जो भी लोअर है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म को करंट इन्वेस्टमेंट्स पे रिक्लासिफाई करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट्स को वैल्यू करना कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट, दोनों में से जो भी लोअर है। और अगर आप करंट को लॉन्ग टर्म पे करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी क्लासिफाइड वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो भी लोअर है। लो बच्चे
कॉपी करो, फिर मैं आपको ना बेटा क्वेश्चंस कराता हूं, उसमें आपको ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी। कॉपी कर लो बेटा। तो बेटा आपका थ्योरेटिकल पार्ट AS13 का फिनिश हो गया। अब एक काम करो, अपना स्टडी मटेरियल पे आओ। स्टडी मटेरियल पे उसके बेटा एक दो क्वेश्चंस हैं, दो चार क्वेश्चंस हैं, वो करेंगे। पेज नंबर 3.125 पे आना। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ना जरा बेटा। एन अनकोटेड long term investment is carried in the books at a cost of 2 lakh. बेटा long term investment है। The published accounts of the unlisted company received in May showed that company was incurring cash losses with declining market share and long-term investments may not fetch more than 20,000. How will you deal with this in preparing the financial statements of R Limited? अब मेरी एक बात सुनना बेटा, कौन सी इन्वेस्टमेंट्स का केस है? लॉन्ग टर्म। सुनो बेटा, लॉन्ग टर्म का वैल्यूएशन किस पे होता है? नॉर्मली कॉस्ट पे, और कॉस्ट है 2 लाख। लेकिन बेटा इस रूल का मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया था, और वो एक्सेप्शन क्या था? अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू में आपको लगता है परमानेंट डिक्लाइन है, अगर परमानेंट डिक्लाइन है तो इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन होगा कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे। और बेटा कॉस्ट है 2 लाख, और बताओगे मार्केट वैल्यू इन इन्वेस्टमेंट्स की कितनी है? 20,000। दोनों में से जो भी क्या है लेस, तो इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन होगा 20,000। अब मुझे एक बात और बताओ, परमानेंट डिक्लाइन है या टेम्पररी? देखो बेटा, द पब्लिश्ड अकाउंट्स ऑफ द अनलिस्टेड कंपनी रिसीव्ड इन मे showed that company was incurring कैश लॉसेस। बेटा लॉसेस होते जा रहे हैं कंपनी को, कंपनी का मार्केट शेयर गिरता जा रहा है, तो मुझे तो बेटा ये डिक्लाइन परमानेंट लग रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर भी लिख सकते हो। आप ऐसा लिख सकते हो, अगर कंपनी को लगता है कि ये टेम्पररी डिक्लाइन है तो इन्वेस्टमेंट्स को कॉस्ट पे ही वैल्यू कर दे, लेकिन अगर कंपनी को लगता है कि ये परमानेंट डिक्लाइन है तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस पे करे। चलो आ जाओ बेटा, आंसर लिखते हैं। लिखो बेटा, एज पर AS13 long term investments are to be valued at cost except if there is a permanent decline in value of investments, except if there is a permanent decline in value of investments। फिर लिखते हैं, in the above case, in the above case, in the above case, company is incurring, company is incurring cash losses and its market share has also decreased, has also decreased। फिर लिखना, it appears to be a permanent decline, it appears, it appears to be a permanent decline। हमें लगता है कि ये कौन सा डिक्लाइन है बेटा? ये परमानेंट डिक्लाइन है। इट अपियर्स टू बी अ परमानेंट डिक्लाइन एंड देयरफॉर investments, long term investments, and therefore long term investments must be valued,
एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू दोनों में से जो भी लोअर है। ठीक है, फिर लिखना वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स शुड बी मेड एट, कॉस्ट कितनी थी बेटा 2 लाख और फेयर वैल्यू 20,000, तो इन्वेस्टमेंट्स को वैल्यू करना है कितने रुपए पे 20,000 पे। अच्छा एक बात और लिख देना बेटा, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट घट के 20,000 की रह गई तो 1,80,000 का लॉस हो गया, तो लिखो लॉस ऑफ रुपीज 1,80,000 शुड बी चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लॉस ऑफ रुपीज 1,80,000 शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लो बेटा लिखो आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था। कॉपी कर लो बेटा। तो याद रखना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट पे ही होगा, एक्सेप्ट अगर उनकी वैल्यू में परमानेंट डिक्लाइन है। चलो आ जाओ एक और देखो बेटा, X Limited on 1/1/2017 had made an investment of 600 lakh in equity shares of Y Limited, of which 50% is made in long term and rest as temporary investments, मतलब current investment। तो 600 लाख का आधा 300 लाख लॉन्ग टर्म है और 300 लाख शॉर्ट टर्म यानी करंट इन्वेस्टमेंट्स है। The realizable value of all such investments on 31st March 17, मतलब मार्केट वैल्यू 31 मार्च 17 को 200 लाख है सारी इन्वेस्टमेंट्स की। क्योंकि बेटा कंपनी ने ना एक कॉपीराइट केस हारा है, कंपनी एक कॉपीराइट केस हारी है। फ्रॉम द गिवन मार्केट कंडीशन इट इज apparent that reduction in value is not temporary, मतलब परमानेंट डिक्लाइन है ये। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द रिडक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। तो बेटा इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म और करंट इन्वेस्टमेंट्स दोनों का केस है, तो लिखना शुरू करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2। आओ पहले शॉर्ट टर्म के बारे में, करंट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में AS 13 क्या कहता है। एज पर AS 13 current investments are to be valued at cost और fair value दोनों में से जो भी लोअर है, एंड अब लॉन्ग टर्म के बारे में लिखो, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी valued at cost except if there is a permanent decline, a permanent decline in value of investments, except if there is a permanent decline in value of investments। ठीक है, अब आ जाओ गिवन केस पे। इन द गिवन केस, चलो करें निकालें बेटा, आ जाओ। इन द गिवन केस करंट इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी वैल्यूड एट, बेटा कॉस्ट क्या है करंट इन्वेस्टमेंट्स की, 600 लाख की इन्वेस्टमेंट्स थी ना जिसका 50% करंट इन्वेस्टमेंट्स थी, मतलब 300 लाख की करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गई, और फेयर वैल्यू
बेटा पूरी इन्वेस्टमेंट्स की फेयर वैल्यू 200 लाख, उसका आधा करंट इन्वेस्टमेंट 100 लाख, दोनों में से जो भी क्या है लोअर, ठीक है। हेंस करंट इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी वैल्यूड एट कितने रुपए पे बेटा? 100 लाख पे। अच्छा एक बार बताओ, 300 लाख की इन्वेस्टमेंट घट के 100 लाख की रह गई, तो 200 लाख का लॉस हो गया, कहां जाएगा बेटा? पीएल में। लॉस ऑफ ₹200 लाख शुड बी चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो हो गया बेटा करंट इन्वेस्टमेंट्स का। अब करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का। लिखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी वैल्यूड एट, तो सीधे बता दो बेटा इसका, तो आर टू बी वैल्यूड एट रुपीस। बेटा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में बताओ पहले, वैसे वैल्यूएशन किस पे होता है? कॉस्ट पे। लेकिन बेटा उन्होंने कहा था कंपनी ने एक कॉपीराइट केस हारा है और वो डिक्लाइन परमानेंट लगता है, तो परमानेंट डिक्लाइन के केस में तो इन्वेस्टमेंट्स का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन वैसे ही होगा जैसे करंट का हुआ, यानी कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। क्या है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट? 300 लाख, आधी आधी थी ना। मार्केट वैल्यू 100 लाख विच एवर इज लोअर, तो कितने पे होगा? 100 लाख। दैट इज कॉस्ट और फेयर वैल्यू, दोनों में से जो भी क्या है लोअर है। और वही बात फिर से, लॉस ऑफ ₹200 लाख, loss of ₹200 lakh should be charged to profit and loss account, should be charged to profit and loss account। लो बेटा क्वेश्चन हो गया बच्चे आपका, कॉपी कर लो बेटा। समझ आ रहा है बेटा? आओ एक और क्वेश्चन करें। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर देखो। थर्ड क्वेश्चन, Messrs Innovative Garments Manufacturing Company Limited invested in shares of another company on 1st October 16 at a cost of 2.5 लाख। तो बेटा कंपनी ने ना, Messrs Innovative Garments Manufacturing Company ने एक दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं 1 अक्टूबर 16 को 2.5 लाख रुपए के। It also earlier purchased gold of 4 lakh and silver of 2 lakh on 1st March 14, आज से लगभग 2-2.5 साल पहले। Market value as on 31st March 17 of the above investments are as follows। Year end कब कर रहा है? 31st March 17 को कर रहा है। How above investments will be shown in the books of accounts of Messrs Innovative as on 31st March 17। अच्छा मैं आपसे बेटा थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। आपको इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन करना है ईयर एंड पे, मतलब 31 मार्च 17 को। बेटा 31 मार्च 17 को ना गोल्ड को खरीदे हुए हमें लगभग 3 साल हो चुके हैं, यानी लॉन्ग टर्म है बेटा, 1 साल से ज्यादा हो चुका है। सिल्वर को खरीदे हुए भी बेटा 3 साल हो चुके हैं, मतलब लॉन्ग टर्म है। लेकिन अगर हम शेयर्स की बात करें तो शेयर्स अभी अभी 1 अक्टूबर 16 को खरीदे हैं, तो शेयर्स को खरीदे हुए हमें अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। अब सुनो, अगर आपका इंटेंशन यह है कि आप इन्हें 1 साल के अंदर अंदर बेच दोगे तो करंट इन्वेस्टमेंट्स मानो शेयर्स को, और अगर आपका इंटेंशन है कि आप इनको 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड करके रखोगे तो लॉन्ग टर्म मानो। पक्का? हाँ, गोल्ड और सिल्वर में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लॉन्ग टर्म ही होंगे। 3 साल हो चुके हैं बेटा होल्ड करे हुए, अब इंटेंशन का क्या फायदा? अब तो 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इंटेंशन सिर्फ किस केस में देखनी है? शेयर्स के केस में। आओ पहले इसके बारे में लिखेंगे,
फिर करना शुरू करते हैं। देखो बेटा, लिखो पहले मेरे साथ साथ, एज पर AS 13 current investments are to be valued at cost और fair value, दोनों में से जो भी लोअर है, and long term investments are to be valued at cost except if there is a permanent decline, except if there is a permanent decline in value of long term investments। ठीक है, अच्छा, अब लिखो इन द गिवन केस। बेटा एक टेबल बना रहा हूं जरा, आप भी वो टेबल बना लेना। इन द गिवन केस बेटा कुछ कॉलम बनाओ, पहला इन्वेस्टमेंट्स का, दूसरा कॉस्ट का, तीसरा फेयर वैल्यू का, और चौथा जो भी लोअर है। लोअर की जगह ना आप वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का बना लेना। बेटा ये 4 कॉलम बना लो आप। क्वेश्चन में आपको 3 इन्वेस्टमेंट्स दे रखी हैं। गोल्ड, 2 मिनट बेटा, 2 मिनट, एक काम करो आप ना, एक कॉलम और बना लेना, 2 मिनट। इन्वेस्टमेंट्स के बाद टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी बना लो, फिर कॉस्ट का, फिर फेयर वैल्यू का, फिर वैल्यूएशन का। ये 5 कॉलम बना लो बेटा। टाइप इन्वेस्टमेंट में पहले गोल्ड है, फिर सिल्वर है, और फिर शेयर्स है। ठीक है, गोल्ड बेटा कौन सी इन्वेस्टमेंट है? लॉन्ग टर्म। सिल्वर लॉन्ग टर्म। और शेयर्स बेटा लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका इंटेंशन क्या है। अगर मेरा इंटेंशन इनको 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड करने का है तो लॉन्ग टर्म, अगर 1 साल से कम के लिए होल्ड करने का है तो शॉर्ट टर्म। तो अभी 6 महीने हुए हैं ना, तो मैं मानता हूं नॉर्मली यही होता है बेटा, शेयर्स को होल्ड करने का इंटेंशन से मेरा 1 साल से कम के लिए है, तो मैं इन्हें करंट इन्वेस्टमेंट्स मान रहा हूं फिलहाल, अज्यूम्ड। ठीक है बेटा, फिलहाल मैं इनको करंट इन्वेस्टमेंट्स मान रहा हूं। चलो अब मुझे बताओ इनकी गोल्ड की कॉस्ट क्या थी। देखो बेटा, 4 लाख का गोल्ड खरीदा, 2 लाख का सिल्वर, 2.5 लाख के शेयर्स। 4 लाख का गोल्ड, 2 लाख का सिल्वर, 2.5 लाख के शेयर्स। अच्छा, इनकी फेयर वैल्यू बताओ। गोल्ड की 6 लाख, सिल्वर की 3.5। गोल्ड की 6 लाख, सिल्वर की 3.5, और शेयर्स की 2.25। ठीक है बेटा, चलो अब बताओ आप गोल्ड को वैल्यू किस पे करोगे? बेटा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमेशा कॉस्ट पे ही वैल्यू होती हैं, एक्सेप्ट इफ देयर इज परमानेंट डिक्लाइन। बेटा परमानेंट छोड़ो, यहां पर तो डिक्लाइन ही नहीं है, उल्टा फेयर वैल्यू बढ़ रही है, तो डिक्लाइन का तो केस ही नहीं है। तो किस पे वैल्यूएशन करोगे? कॉस्ट पे, 4 लाख रुपए पे। अच्छा, सिल्वर की भी फेयर वैल्यू बेटा बढ़ रही है, डिक्लाइन तो है ही नहीं, तो कॉस्ट पे 2 लाख पे। और करंट इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे, 2,25,000 पे। तो टोटल करोगे तो बेटा आ जाएगा 4, 5, 6, 7, 8,25,000। पक्का बताओ बेटा, समझ आया सबको? तो हमने शेयर्स को अज्यूम किया है करंट इन्वेस्टमेंट्स। हां, इसमें आप चाहो तो एक नोट डाल के लिख सकते हो, हाउएवर इफ शेयर्स आर अज्यूम्ड टू बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब
अगर इंटेंशन शेयर्स को 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड करने का है तो ये क्लासिफाई होंगी एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन कॉस्ट पे होता है। लेकिन अगर डिक्लाइन आ रहा है, जो कि है, और वो डिक्लाइन परमानेंट है, तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे होगा, और अगर टेम्पररी डिक्लाइन मानते हो तो कॉस्ट पे होगा 2.5 लाख पे। ये चाहो तो आप एक नोट लिख सकते हो। सब बताओ बेटा, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? कॉपी कर लो बेटे। चलो आ जाओ बेटा, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अब। देखो लास्ट क्वेश्चन बेटा, रिक्लासिफिकेशन का है बेटा। ABC Limited wants to reclassify its investment in accordance with AS 13. Decide and state on the amount of transfer based on the following information. A portion of current investments purchased for 20 lakh to be reclassified as long term investment. Current investments are getting reclassified into long term. तो लिखना बेटा यहां पर ए पार्ट, पहला है reclassification of current investments into long term investments। करंट इन्वेस्टमेंट्स को हम रिक्लासिफाई कर रहे हैं इनटू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो बेटा इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी वैल्यूड एट, रिक्लासिफिकेशन कौन सी अमाउंट पे होगा? इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी वैल्यूड एट, इस केस में होगा बेटा एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू, दोनों में से जो भी बेटा लोअर है उस पे रिक्लासिफिकेशन होगा। देयरफॉर रुपीस, बताना जरा पढ़ के, कॉस्ट है 20 लाख, फेयर वैल्यू है कितनी बेटा? 25 लाख, तो किस पे होगा? 20 लाख पे। देयरफॉर इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी वैल्यूड एट रुपीस 20 लाख। ये पहला पार्ट हो गया बेटा, ठीक है? हो रहा है बेटा सबका? अच्छा, सेकंड है another portion of current investments purchased for 15 lakh to be reclassified as long term। फिर से करंट इन्वेस्टमेंट्स का रिक्लासिफिकेशन हो रहा है इनटू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो सेकंड केस भी रिक्लासिफिकेशन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स इनटू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो इस केस में बेटा इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी वैल्यूड एट, वही सेम कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू, दोनों में से जो भी लोअर है। और मुझे पढ़ के बताना दोनों में से लोअर बेटा कौन सी है। कॉस्ट है 15 लाख, फेयर वैल्यू है 6.5 लाख, तो फेयर वैल्यू कम आ रही है, 6.5 लाख पे वैल्यूएशन होगा, ठीक है बेटा? और सी पॉइंट है आपका, certain long term investments no longer considered for holding purposes to be reclassified as current investment। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का रिक्लासिफिकेशन हो रहा है, लॉन्ग टर्म रिक्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इनटू बेटा करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो हम लॉन्ग टर्म को रिक्लासिफाई कर रहे हैं इनटू करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है? उस केस में बेटा रिक्लासिफिकेशन कौन सी अमाउंट पे होगा? इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी रिक्लासिफाइड एट कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट, एट कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट, दोनों में से जो भी लोअर है। देयरफॉर कौन सा लोअर आ रहा है बेटा? कॉस्ट है 18 लाख और कैरिंग अमाउंट है 12 लाख, तो किस पे करोगे बेटा? 12 लाख पे। कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट दोनों में से जो भी लोअर है। लो बेटा कॉपी करो, आपका एएस
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेटा हमने सारे कवर कर लिए। बहुत स्कोरिंग है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सब कुछ डिस्कस कराया हमने। लो बेटा कॉपी कर लो, बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सब बताओ पूरा AS13 क्लियर हुआ बेटा? कल से हम बच्चे शुरू करेंगे अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज। कॉपी कर लो इसे, कर लिया बच्चे? चलो बेटा कल से हायर परचेज शुरू करते हैं, ठीक है? टिल देन थैंक यू।